शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान किया है। बिहार में 3 मराहिल में असेंबली इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 16 अजला की 71 असेंबली हलकों में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में 17 अजला में 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे मरहले में 78 अजला में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इस मर्तबा असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार ऑनलाइन नामजदगी और डिपॉजिट भर सकते हैं। इस मर्तबा वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगी। हालांकि नक्सल मुतासरा इलाकों में ये लागू नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद बताया है कि कोविड मरीज वोटिंग वाले दिन सबसे आखिर में वोट डाल सकेंगे। वहीं 243 सीटों वाली बिहार असेंबली में इस मर्तबा इसी साल या इससे ज्यादा उम्र के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। First phase, 1st October. Am I clear? Last date of nomination, now I am reading only first phase, right? When I come to second phase, I will mention that. First phase, issue of notification, 1st October. Last date of notification, 8th October. Is it right? Scrutiny of nominations, 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature, 12th October. Date of poll, 28th October. Counting of votes, 10th November, but that will be for all the phases, right? With your permission, 10th November. Can I now go to second phase, please? You there? Okay. Issue of notification, 9th October. Last date of nomination, 16th October. Whenever you want me to repeat, I will repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination, 17th October. Last date of withdrawal of candidature, 19th October. Date of poll, 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Sorry? Shall I go to third phase? Issue of notification, 13th October. 13th October. 13 October. Last date of nomination, 20th October. 20 October. Scrutiny of nomination, 21 October. 21st October. Last date of withdrawal of candidature, 23rd October, 23 October. Date of poll, 7th November, 7th November. Counting of votes, 10th November. आरजेडी लीडर मनोज झा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है। वहीं कई मशवरे भी दिए हैं। चुनाव आयोग के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जिंदा पॉलिटिकल पार्टी जैसे राजग वो चुनाव की तिथि की घोषणा का इंतजार नहीं करती, तैयारी की। आज माननीय चुनाव आयोग ने विस्तार से चीजें बताई। हमारे 3 महत्वपूर्ण सुझाव होंगे। अव्वल पहला तो ये कि आपने जो 1500 से 1000 किया पर बूथ, उसे 750 करिए। कोरोना संक्रमण और दैहिक दूरी का प्रोटोकॉल जो है। दूसरा, जो वक्त आपने बढ़ाया है 1 घंटे, 7 से 6, उसे 7 से 7 अगर हम करेंगे तो एक भागीदारी परस्पर और एक दूरी का भी, दैहिक दूरी का भी इंतजाम बेहतर होगा। और आखिरी ये गुजारिश जो हमारी पार्टी ने लिखित में भी दिया था माननीय चुनाव आयोग को, चूंकि ये ऐतिहासिक कालखंड में ये चुनाव हो रहा है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक मैसेज जाए वोटर इंश्योरेंस के लिए, एक विकल्प के रूप में उस पर विचार किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, महोत्सव, वो आधा अधूरा ना लगे, सर्वांगीण सबकी बड़ी भागीदारी। बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। किसानों ने भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट और रेल खिदमत मुतासिर हुई हैं। वहीं कई ट्रेनें भी मनसूख की गई हैं। आपको बता दें कि किसानों ने भारत बंद को 18 सियासी जमातों की ताईद व हिमायत हासिल है। भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन, ऑल इंडिया किसान संघर्ष
कोऑर्डिनेशन कमेटी और ऑल इंडिया किसान महासंघ समिति कई किसान तंजीमें भी भारत बंद में शरीक हैं। वाज़ेह हो कि पार्लियामेंट में ज़राई बिल की मंजूरी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान एहतजाज कर रहे हैं। अपनी तशवीश से हुकूमत को वाकिफ करवाने के लिए आज मुकम्मल तौर पर भारत बंद है। वहीं ज़राई बिल के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज को कई अपोजिशन पार्टियों की हिमायत हासिल है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई बिल पे किसानों के एहतजाज के हवाले से अपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलने वाले लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। पीएम ने कहा, हमारी हुकूमत ने किसान मजदूर के हक में कई असलाहात किए हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं और 10 करोड़ किसानों को इस स्कीम से फायदा पहुंचा है। साबिका हुकूमतें किसानों के हक में खोखले नारे लगाती रही हैं, लेकिन उनकी सरकार ने किसानों की फलाह के लिए इकदामात किए हैं। बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। दशकों बाद किसान को अपनी उपज पर सही हक मिल पाया है। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। पहली बार उनको अपनी उपज के मोल भाव का विकल्प मिला है। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की, अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है वो वहां बेचेगा। उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है, किसान को हक दिया है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पटना में ट्रैक्टर चलाकर ज़राई बिल के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि ज़राई बिल किसान मुखालिफ है और ये किसानों के साथ एक धोखा है। तेजस्वी ने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि 2022 तक वो किसानों की आमदनी दुगनी कर देगी, लेकिन ये बिल किसानों को मजीद गरीब बना देगा। निजीकरण किया जा रहा है और जो सुरक्षा कवच है वो हटा लिया गया। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। बिहार में पहली बार एपीएमसी को जो है वो हटाया गया 2006 में। किसान गरीब होता गया, पलायन कर रहा है, इसलिए हम लोग खिलाफ में नहीं। हम लोग तो जा रहे, पार्टी ऑफिस चला के जा रहे हैं, प्रदर्शन विरोध करना, हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। आज चुनाव की भी ऐलान होने वाला है, क्या कहीं ना कहीं इसको देखिए रोका जा रहा है? अभी एक बार हो जाने दीजिए ऐलान, लेकिन जनता तैयार है। किसान बदहाल है, वो इंतजार कर रहा है। नौजवान बेरोजगार है, वो इंतजार कर रहा है। सार मजदूर को जो इन्होंने अपमानित किया है वो इंतजार कर रहा है। किसानों के मसाइल पर रुकने पार्लियामान प्रताप सिंह बाजवा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। को लेकर के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और आज पंजाब बंद भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी। सर, पंजाब में आज बंद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अकेला पंजाब में नहीं, बहुत सारी सूबों में किसान जथेबंदियां इस किसान मारो बिल्स के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई और विशेष तौर पंजाब और हरियाणा में तो इसका बहुत ज़्यादा असर चल रहा है। यूपी में भी है, राजस्थान में भी है। और मैं आज विशेष तौर, आपको पता है, राष्ट्रपति भवन के सामने आज क्यों आए हैं कि सारी पॉलिटिकल जमातें, सभी पार्टीज जो हैं वो राष्ट्रपति जी को पिछले दिनों में मिल चुकी हैं। आज तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं जबकि ये ऑर्डिनेंसेस बिल्स में ट्रांसफ़र हो गए हैं और फाइनल दस्तखत जो हैं वो राष्ट्रपति जी के होने। और विशेष तौर आज जब पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर निकले हुए हैं और बच्चों समेत, अपनी माताओं के समेत, बहनों के समेत समुच्चा पंजाब हरियाणा बाहर है, आज मैं विशेष अपील
माननीय राष्ट्रपति जी को करने आऊँ कि राष्ट्रपति जी, हिंदुस्तान के किसानों ने बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ की। हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश की आज़ादी में नुमायाँ रोल अदा किया है और हमारे नौजवान बच्चे जो हैं उन्होंने 1962 की जंग चीन के ख़िलाफ़, 1965 की जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, 1971 की जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके बाद भी लगातार देश की एकता और अखंडता को बनाने में हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर हमारे नौजवान बच्चे नुमायाँ रोल कर रहे हैं। और हमारे किसान पिछले 56 साल से इस बड़े देश का पेट पालने में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है, एक टाइम ऐसा था कि इधर भूखमरी थी 1955, 56, 57 के टाइम पर, और उसको आज अपनी मेहनत के साथ आप देखिए सेल्फ सफिशिएंट देश को बनाया है। और यही आज मेरी अपील है, हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, जहां हमारे भाई बहनें माताएं जूझ रहे हैं सारे हिंदुस्तान में और विशेष तौर पंजाब और हरियाणा में, मेरी गुजारिश वो गलती आप मत कीजिए। दोहरी गलती, एक गलती पहले मुगल बादशाह शाह आलम II ने की थी 1765 में, जब मुगल जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने राइट्स दे दिए थे बंगाल, उड़ीसा के ये जो ये और बिहार के वहाँ के किसानों के से जो टैक्स इकट्ठा होता था कि आप कर लीजिए। आज भी इधर ये जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, अगर आपने दस्तखत कर दिए तो ये कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये वही काम करेंगी जो शाह आलम से गलती हुई थी। और अंग्रेज़ों ने उसके बाद, वो पहले ऐसा एक्ट था जिसके बाद अंग्रेज़ों का 200 साल लगातार अंग्रेज़ों ने राज किया। सही मायने में किसानों की बेहतरी के लिए लाए हो तो आप किसानों से बात क्यों नहीं करते, उनकी जथेबंदियों से बात क्यों नहीं करते? इतनी क्या जल्दी है कि 73 साल जो बिल नहीं आया, क्या अभी लाना ज़रूरी है? क्या ये 2 महीने या 4 महीने क्यों नहीं हम ये जो राष्ट्रपति जी से साइन करवाना चाहते इसको रोक लें? आप बात कीजिए और बात कर लोगों को, या लोगों की बात मान लीजिए या किसानों की खुद बात मान लीजिए। तो कोलकाता से ये बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में सीबीआई का छापा हुआ है। सीबीआई ने क्लब सेक्रेटरी वसीम अकरम और मोहम्मद शारिक अहमद को तलब किया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए इन दोनों को अपने दफ्तर बुलाया है। मरहूम सुल्तान अहमद थे क्लब के सेक्रेटरी। तो बेहद अहम खबर हम आपको कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से बता रहे हैं, जो कि एक फुटबॉल स्पोर्ट क्लब है। मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब में सीबीआई ने छापा मारा है और जिसमें क्लब सेक्रेटरी वसीम अकरम और मोहम्मद शारिक अहमद को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए इन्हें अपने दफ्तर बुलाया है। आपको बता दें, मरहूम सुल्तान अहमद इस क्लब के सेक्रेटरी थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। भिवंडी में इमारत गिरने के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है और मफाद आमा की अर्जी की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने हुकूमत महाराष्ट्र को मामले में फरीक बनाया है। मुतालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी फरीक और जवाबदेह बताया है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को एक 3 मंजिला इमारत गिर गई थी। पटेल कंपाउंड में वाक़ई इमारत गिरने से 41 जाने गई थी। 11 अगस्त को बेंगलुरु में पेश आए तशद्दुद के मामले की एनआईए ने जांच शुरू की है। इस मामले को एनआईए के हवाले किए जाने पर बेंगलुरु में मुस्लिम लीडरों और दानिशवरों ने हैरत का इजहार किया है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और दीगर ने कहा है कि तशद्दुद के पीछे मकामी सियासत को फरमा करना है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस काफी है, लेकिन यहां यूएपीए का निफाज करना, एनआईए से जांच करवाना और इस पूरे मामले को एक बड़ा इशू बनाकर पेश करना मुनासिब नहीं है। अब मेरे समझ में नहीं आता कि यहाँ माफिया कहाँ से आ गया। हो सकता है जहाँ कहा चाहता है कि वहाँ पॉलिटिकल रसाकशी होगी, कोई ना कोई। अब संपत राज है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति है, अब ये सब पॉलिटिकल एक ही पार्टी के हो तो भी यहाँ कभी कभी डिफरेंसेस रहते हैं। वो कोई मिसयूज़ किया है या नहीं है, वो एक छोटा इशू है, उसको तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं।
उसके लिए एनआईए की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए या सीओडी की ज़रूरत है। सिंपल पुलिस फाइंड आउट करने के लिए सक्षम है। मगर यहाँ अब जो सुना जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट को एनआईए को दे रहे हैं और उसमें क्योंकि ये कुछ ये फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों की भी आजकल पैदा हो गए हैं, एसडीपीआई एंड ऑल दैट, अब वो मुझे खैर उनकी पॉलिटिकल डिसीजन है, वो हर चीज़ में इंटरफियर हो जाते हैं। डीजे अली केजे अली के इलाके में 11 अगस्त को जो हादसा पेश आया, अब सुनने में ही आ रहा है मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए से कि इसमें कुछ सियासी नुमाइंदों ने अपने अपने मफादात के लिए ये फसाद करवाया है। अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत हुआ है, इसलिए कि उस फसाद के नतीजे में आप सबके इल्म में है कि तकरीबन 400 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उनमें से अक्सर हम ये मान कर चलते हैं कि अक्सर जो है मासूम उनकी है। बयानात से तो ये मालूम हो रहा कि सियासत ही का ज़्यादा इस पर गलबा है, वरना ये हमारे मज़हब के मसले को सियासी रंग दे दिया गया। हमारा मजहबी मसला था, एक शख्स ने क्या उसे कानूनी कार्रवाई करते थे, उस पर एफआईआर दर्ज करते, उसे कोर्ट तक खींचते थे, मगर वो एक सियासी रंग देकर इसे मुअम्मा बनाकर हमारे मासूम नौजवानों को जेल में कैदोबंद किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ इसकी सही रुख सही तरीके से जांच होनी चाहिए और फिर इन मासूम बच्चों को रिहा की जाए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल के बारे में बात की। आईजीपी ने कहा सीसीटीवी की फुटेज को हासिल किया गया है और पुलिस मामले की तहकीक कर रही है। विजय कुमार ने बीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह के कत्ल पर भी बात की। आईजीपी ने कहा कि इस कत्ल मामले में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह के कत्ल के पीछे लश्कर तैयबा है। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 3 आम शहरियों के मामले पर आईजीपी ने कहा तीनों महलूकीन का डीएनए उनके अहले खाना से मिल गया है। चेयरमैन का जो इंसिडेंट हुआ, जो अभी तक जो हम लोग को प्राइम फेसी मिला है, कॉल डिटेल, मिलिटेंट्स का लोकेशन, उसमें जो बडगांव का एलईटी के कमांडर यूसुफ कांदरू है और एक नारवल का अबरार है एलईटी का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। उस इंसिडेंट में हम लोग दोनों पुलिस के जो पीएसओ थे उनको सस्पेंड किए हैं और तफ्तीश चल रहा है और 2 सस्पेक्ट को बुलाए हैं। एसपी बडगांव खुद पूछताछ कर रही है उसके बारे में। हो सकता है कि मिलिटेंट्स को पहले से इन्फॉर्मेशन हो कि घर आने वाला हो, किससे बात किया, उनका जितना भी सीटीआर हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, उस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है, दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे, प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया, उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिलिटेंट ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है और गली में जो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं, उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व है। शोपियन के केस के बारे में जो डीएनए का जो सैंपल आया था, आज हम सुबह हमारे पास मिल गया है, मैचिंग किया है और उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। यूपी में इबादत गाहों को शराइत के साथ खोलने की इजाजत दिए जाने के बाद आज तकरीबन 6 माह बाद मसाजिद में नमाज जुमा अदा की जा रही है। मेरठ में भी शाही जामा मस्जिद से 100 अफराद की पाबंदी के साथ नमाज जुमा की तैयारी की गई। मेरठ से शाही जामा मस्जिद में नमाज की तैयारियों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा के वक़्फ़े के बाद जुमे की नमाज आज पहली बार इजाज़त मिलने के बाद जामा मस्जिद में होगी और इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। ख़ास तौर पर जो इंतज़ामात हैं मस्जिद कमेटी के और जामा मस्जिद के जो इंतज़ामिया है उसने अपनी तैयारी की है। इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ जो है सर्किल ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं। सर क्या जायज़ा किस तरह का ले रहे हैं और क्या इंतज़ामात देखें?
आप जो भी गाइडलाइंस इशू किए थे गवर्नमेंट की, उसी के संबंध में, और शहर काजी साहब से भी लगातार हम लोग कांटेक्ट में रहे हैं, इनका हम लोगों को सहयोग रहा है, और जो भी है उसके अनुसार आप खुद ही देख रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस दिए गए उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। कहीं पर कुछ ऐसा वाकया भी आ जाता है कि लोग नहीं मानते बात को, तो उसके लिए क्या इंतजाम बाहर? नहीं, देखिए, हम लोग इसमें पहले से ही कल मीटिंग एक ऑर्गेनाइज किए थे अपने यहाँ थाना क्षेत्र में, शांत कमेटी की बैठक भी की गई जिसमें हमारे धर्मगुरु सभी शामिल हुए। सब ने आश्वासन दिया कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं हम उसके मुताबिक पूरी तरह से तैयार हैं, और जहाँ पर तैयार नहीं हो पा रहे हैं तो इस बार जुमे की नहीं हम करेंगे नमाज, अगले जुमे पे हम पूरी तैयारी के साथ करेंगे। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका भी ध्यान रख रहे हैं, जहाँ परिसर में थोड़ा कम जगह है उसमें 6 फीट की दूरी के हिसाब से जितनी जगह बन रही है उसके हिसाब से डिस्प्ले भी कराया जा रहा है गेट पे, जिससे कि लोगों को पता रहे कि हाँ 100 लोग हैं या 90 लोग हैं या 80 लोग हैं, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से ही लोग नमाज अदा कर रहे हैं, और धर्मगुरुओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। बाकी पुलिस फोर्स हमारी हर जगह पे रहेगी, इनके सहयोग में रहेगी, कहीं जिससे कोई समस्या ना आए और हम लोग भी इनका साथ दे सकें। ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोग जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुमे की नमाज अदा करें, इस तरह के उनके जज्बात भी रहते हैं। क्या ख़ास इंतजाम आपने किए हैं इसको रोकने? देखिए, हमने गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का इंतज़ाम किया है। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद ये मस्जिद खुल रही है, और ये जो इंतजाम हो रहे हैं ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, मोहलिक बीमारी है कि जो अगर लग गई तो आदमी की ज़िंदगी जो है ख़तरे में पड़ जाती है। तो ज़िंदगी का बचाना ज़रूरी है, और हम इबादत गाहों में भी जाएं तो उन हिदायत का ख्याल रखें जिससे हमारी ज़िंदगी को बाकी रहे और हम आइंदा भी नमाज पढ़ सकें। जो गाइडलाइन है कि एक तो ये कि सैनिटाइज होकर आएँ, दूसरी बात ये है कि मस्जिद में 100 से ज़्यादा आदमी न हो। अगर मस्जिद में 100 की गुंजाइश है तो 100 आएँ, ज़्यादा की गुंजाइश हो तो भी 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फासले का ख्याल रखें, यानी 6 फीट आगे और 6 फुट पीछे और 6 फुट दाईं तरफ 6 फुट बाईं तरफ, ये हमारा फासला रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि मस्जिद में एक दूसरे से मुसाफा मिलाना ये भी ख़तरे का बायस बन सकता है, उससे भी एहतियात करनी चाहिए। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।